नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है वृंदन। इस समय हम इंटरव्यू सेशन में खड़े हैं और आयोग के बाहर है। एक इंटरव्यू इनके अंदर होता है और दूसरा आयोग के बाहर कई सारे लोगों को इंटरव्यू देते हैं, जिससे कि आप जैसे आम छात्रों को मदद मिल सके कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका अटेम्प्ट और आपका मीडियम जानना चाहेंगे। आपका नाम, आपका अटेम्प्ट और आपका मीडियम। मेरा नाम नीरज कुमार जायसवाल है और ये मेरा 7वां प्रयास था। इससे पहले मैंने 2 मेंस लिखे हैं लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया था और कई बार प्रीलिम्स काफी क्लोज मार्जिन से मेरा रह जाता था। तो इस बार मुझे इस प्रयास में मुझे मिला है इंटरव्यू देने का मौका। तो मीडियम कौन सा है आपका? मेरा मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश माध्यम है। यहीं से सवाल शुरू होता है कि 7 बार आपने अटेम्प्ट दिया है, पिछले 6 फेलियर्स आपने देखे हैं, 5 फेलियर्स तो आपने देखे ही हैं। किस तरीके से बच्चे लगातार तैयारी करते रहते हैं, एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुए तो अगली साल का वेट करना पड़ता है, तो उसमें आपने आपको कैसे आपने संभाला? देखिए, प्रीलिम्स क्या है, थोड़ा सा डाइसी है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत क्लोज मार्जिन से अगर प्रीलिम्स आपका नहीं होता है तो एक मोटिवेशन आपको रहता है कि आप एक 2 नंबर से अगर आपका प्रीलिम्स लगातार रह रहा है तो आप उसको दीजिए। फिर मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस बार मैंने उस पर काफी काम किया था और काफी टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने लिखी थी, तो उससे हेल्प मिली। और इससे पहले अटेम्प्ट में टेस्ट वगैरह उतने नहीं लिख पाता था, सिर्फ पॉइंट्स वगैरह जॉट डाउन किए। और जिस तरीके का मेंस का प्रोसेस है आयोग का, इसके लिए बेसिकली क्या है, छात्रों को तैयार रहना पड़ेगा। 4 दिन में लगातार आपको 8 पेपर लिखने होते हैं और 8 पेपर अगर आप लिख रहे हैं तो जिस मतलब परिदृश्य में हम लोगों ने लिखा, जून का महीना था, 28 जून से लेकर के 2 जुलाई तक पेपर हुआ। भयंकर गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी थी, माथे से पसीना चूता था, बारिश होने लगती थी। बारिश होने के बाद क्या होता था कि कॉपी में छींटे पड़ने लग गए। दूसरी ये कहो कि वहां के कोऑर्डिनेटर्स वगैरह अच्छे थे, वो क्या करते थे कि आपको सीट वगैरह तुरंत चेंज करा दिया। तो ये सब, इन सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और मेंस के लिए तैयार का वैज्ञानिक रूप से भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि 4 दिन आपको लिखना है और दोनों मीटिंग मिलाकर के 6 घंटे, और 4 दिन अगर लिख रहे हैं तो 24 घंटे आपके हो गए। 24 घंटे आपको 4 दिन में लिखना ही लिखना है। 1 घंटे पहले बुलाया जा रहा है और हर मीटिंग में सारी चेकिंग हो रही है। इस सब चीज के लिए आपको मानसिक रूप से भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं इस पे फोकस इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आप जब हर तरीके से तैयार रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं तो आपके नंबर आने के जो चांसेस है, जो मेंस का इंटरव्यू कॉल में जो परिणित होता है वो इसी से होता है कि आप इंटरव्यू में जाएंगे या नहीं जाएंगे। कई मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेंस लिखा और उनके कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे। किसी पेपर में अगर आपके 3-4 क्वेश्चन छूट गए तो एक वहां पे आपको एक जो एज है वो आप खो चुके हैं। तो एक सबसे बड़ा था कि आप पूरे पेपर को कंप्लीट करिए, लगातार लिखिए और लिखते लिखते इतना पारंगत हो जाइए कि आप क्वेश्चन देखिए और फटाफट उसके पॉइंट्स लिखना शुरू कर दीजिए। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, लिखते लिखते देखिए क्या कंडीशन हो जाती है। ठीक है, देखिए लिखते लिखते उंगली में एकदम छलके पड़ गया। देखिए, और ये ऐसे यहाँ पे आप पेन जैसे आप जहां पकड़ते हैं तो उस समय ये तो समझ लो 8 महीने पहले लिखा था, गड्ढा अभी भी बना हुआ है। तो इस गड्ढे के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है और आने वाले जो जितने भी एस्पिरेंट है ना पेपर, हाँ, उनको इस सब चीज के लिए तैयार रहना होगा। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो अपना अच्छे से पेपर लिखें। मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इन सब सिचुएशंस के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों का पहला अटेम्प्ट होगा, बहुत कई बार दे चुके होंगे, तो डरते होंगे बच्चे, डरते हैं लिखने से। देखिए, डर तो स्वाभाविक है और डर अगर है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन डर को आप कैसे जीतते हैं, क्या आप करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। आप किसी भी परिदृश्य से हैं, किसी भी इन्वायरमेंट से हैं, वो डिपेंड नहीं करता है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं या कहीं से भी, कोई भी माध्यम है आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय आपका होना चाहिए कि आपका जो कंपटीशन है सिर्फ और सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं है। अगर आप इस चीज को माइंड मेकअप में रखते हैं, कौन कहां पर है, किस पोजीशन पे है, कुछ डिपेंड नहीं करता। अगर दिन के 10 घंटे और 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो आप आज नहीं तो कल, एक अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में आप प्रीलिम्स लिखेंगे, मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और फाइनल कॉल भी आपको आएगा। ये बहुत अच्छा। एक सवाल, दिसंबर 2026 में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आने वाला है। यूपी पीसीएस की पूरी तैयारी बच्चे कैसे करें, जो अभी तैयारी की शुरुआत करें, जो मिड फेज में है या जो दे रहे हैं अटेम्प्ट, उनके लिए पूरी स्ट्रेटेजी बताइए। स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, सब कुछ बताइए आप। देखिए, एनसीईआरटी का जो रोल है वो सबसे अहम है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बेसिक मिल जाता है। 35 से 36 एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ती है और उसको आपको अगर आप शुरू से, आपने कहा कि शुरू से अगर चालू करना है एनसीईआरटी, आप एक रीडिंग में आपको कुछ नहीं करना है।
आप सिर्फ पढ़ते जाइए, और आपने अगर कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में जो पढ़ा होगा उसका बहुत मतलब नहीं रहता। एक रीडिंग आप देंगे तो आपको 10 से 20% भी अगर ग्रास्प हो रहा है तो आप पॉजिटिव हैं, और अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो आप एक इंटेलिजेंट कैटेगरी में हैं। सेकंड रीडिंग में आप देंगे तो अब सेकंड रीडिंग में क्या होगा कि आपको 40 और 50% के पास आ जाएंगे। थर्ड रीडिंग आपको देनी तो फटाफट आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी। अगर थर्ड रीडिंग जब दे रहे हैं तब उसमें क्या करना है कि आप सिलेक्टेड एनसीईआरटीज को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी की कुछ एनसीईआरटीज हैं जो लिमिटेड है वही पढ़नी है। तो वहां से भी क्वेश्चंस ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिल हिस्ट्री है, वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। आप इंपॉर्टेंट एरियाज फोकस करिए। क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उन एरियाज पे अगर आप फोकस करेंगे, आपको ये देखना है कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो अगर देखना है तो आप क्या करेंगे कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको एक एरिया और एक थीम पसंद आ जाए, पता चल जाएगी कि आयोग क्या पूछ रहा है बार बार। मुगल सल्तनत और ये सब जो है इनका फेवरेट टॉपिक है। एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तब आप फिर जो आपके प्रीलिम्स हैं वो कभी रुकेंगे नहीं। स्टैंडर्ड बुक क्या क्या पढ़े? स्टैंडर्ड बुक में 7 स्टैंडर्ड बुक है, वो आपको पढ़नी है और कई बार पढ़नी है, लगातार पढ़नी है। जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, वो लोग तो 20-25 बार पढ़ जाते हैं, मैंने भी 10-12 बार पढ़ी है। 10-12 बार लक्ष्मीकांत पढ़ डाला आपने? हाँ, पढ़ सकते हैं। और नॉर्मल देखो, मेरा प्रोसेस लंबा हो गया है। ये प्रोसेस हर बच्चा यही सोच के आता है कि 1-2 अटेम्प्ट में दिया, निकला, राजा बने, निकल गए, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाया। राजा कैसे बने जाए? अवध ओझा सर वाला आप अब राजा बनने जा रहे हैं। बताइए बताइए। राजा की कुछ खूबी होती है, वो अवध ओझा सर ही बता पाएंगे, है ना? तो चलिए, वो हमारा डोमेन नहीं है, ठीक है। वैसा राजा तो नहीं बनना है। नहीं, आप इस सेवा में आ रहे हैं तो आपके राजा बनने से बेहतर आपके अंदर सोच होनी चाहिए कि सेवा भाव होना चाहिए। अगर आपके पास सेवा भाव है, सिटीजन सेंट्रिक आप है ना, लोगों के साथ आप अच्छा सा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और एक जो लोकल और गवर्नमेंट के बीच में जो गैप है, वो गैप अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको सेवक की भूमिका में आना पड़ेगा, राजा की भूमिका में नहीं। राजा 7 स्टैंडर्ड बुक क्या बताया था? 7 स्टैंडर्ड बुक में आपको सबसे पहले हिस्ट्री की 3 बुक्स हो जाएगी, मिडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न इंडिया। फिर पॉलिटी, फिर मॉडर्न इंडिया के लिए आप सीधे भी स्पेक्ट्रम आप प्रेफर कीजिए। स्पेक्ट्रम में भी वो जो एरियाज हैं, वो एरियाज 1909 से लेकर के 1947 वाला जो एरिया है उसमें ज्यादा फोकस आप रखें। हिस्ट्री का हो गया। फिर पॉलिटी के लिए एक आप बाइबल कह लीजिए, लक्ष्मीकांत है, उसमें लगभग आपका कवर हो जाएगा। और साइंस एंड टेक के लिए तो जो करंट में चल रहा है, पेपर वगैरह है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, या जो बुकलेट्स वगैरह आती है साइंस की, वो आप कर लीजिए। और इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस, जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम था तो शंकर आईएएस मैंने कई बार पढ़ा था, और एक वही सोर्स था। इकोनॉमी के लिए मैंने श्री राम आईएएस के जो नोट्स हैं वो प्रेफर किए थे। लोग रमेश सिंह और ये सब भी बताते हैं, लेकिन मैं अगर कहना चाहूँ, मैंने जो बुक मैंने बताई वो मैंने पढ़ी थी, लेकिन वो बहुत इतना विस्तार में थी और बहुत उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन श्री राम आईएएस की जो इकोनॉमिक्स की बुक है, आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स का जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उससे क्वेश्चन कर पाएंगे। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अगर करने के लिए एक और अगर आपका बेस नहीं है, तो बेस अगर बनाना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करिए, एक की कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी आती है, और उनका राइटर का मैं नाम भूल रहा हूँ, साउथ इंडियन राइटर है वो, कुछ वो नाम आप लोग देख लीजिए, बता दीजिएगा बाद में। उसको अगर आप पढ़ते हैं, अभी तो काफी मोटी हो गई, अदरवाइज वो जब मैंने पढ़ी थी 120 पेज की बुक थी, और उसको पढ़ने के बाद एकदम ऐसा होता है कि इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब इतना अच्छे से उसमें समझाया गया है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इकोनॉमी के लिए वो बुक आपके लिए एक बहुत हैंडी हो जाएगी। अच्छा, पेपर 5-6 के लिए क्या था कि मैंने 2-3 सोर्स रेफर किए थे, लेकिन आप इतना सोर्स उतना ही रेफर कीजिए जितना आप रिवाइज कर पाए। एक सोर्स भी अगर रेफर कर रहे हैं तो एक सोर्स से भी काम चल जाएगा। बताइए। जो घटना चक्र पेपर 5 और पेपर 6 की थी वो मैंने किया, और पीडब्ल्यू की एक बुकलेट आई थी वो भी मैंने किया था। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो वहां से बन गई, फिर आप उसको अपने सामाजिक परिवेश से भी कनेक्ट कीजिए, क्या अभी चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके एग्जाम्पल्स लिखिए। और आंसर लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि जो इंट्रो में पूछा जा रहा है उसको 3 लाइन में आप कनेक्ट कर ले जाइए। अगर आप उसको 3 लाइन में कनेक्ट कर ले जा रहे हैं तो एक इंट्रो आपका अच्छा हो गया। उसके बाद आप मेन बॉडी में आइए। मेन बॉडी में क्या है, 5 से 6 पॉइंट दीजिए, और जहां जहां पॉसिबल है वहां पर छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लिख दीजिए। जैसे अगर आपको लीकेज करप्शन लिखना है, करप्शन को प्लग इन करना है, तो आप उसके नीचे एग्जाम्पल डालिए डीबीटी। और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन का आपने कुछ लिखा है तो उसके लिए आप एग्जाम्पल डालिए सीधे नीचे जैम ट्रिनिटी, है ना। ये सब फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो आंसर होगा वो इनरिच्ड आंसर होगा।
और आंसर में अगर आपको पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, उसके अलावा भी आपको कुछ उसके जो आपके जो इम्प्लीसिट पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट पार्ट्स होते हैं, वो आप लिखिए। जैसे चैलेंजेस है, वे फॉरवर्ड है ना। कभी किसी हेडिंग में आपने चैलेंजेस लिखा, किसी में कंस्ट्रेंट लिखा, किसी में लिमिटेशन लिखा, आप उसको डाइवर्सिफाई करिए, डाइवर्सिफाई प्रेजेंटेशन भी करिए। किसी को आपने पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, फ्लो चार्ट बना लिया, और वे फॉरवर्ड को है पूछा गया है नहीं पूछा गया, आप लिखिए। अगर लिखा हुआ है ना तो आपको एक एज मिलेगा, पॉजिटिव आपका आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर का सोर्स देखिए मैं जॉब में भी था तो मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हूँ, मैं एसएससी से उसमें जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत समय नहीं मिल पाता था, तो बहुत ज्यादा मैंने पेपर पे फोकस नहीं किया। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा पेपर पे फोकस नहीं किया। और क्या होता था, जब कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहीं कुछ है दिखा, वही मैं पढ़ लेता था, और ज्यादा मैं रिलाई करता था जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है उसमें ज्यादा रिलाई करता था। घटना चक्र की जो आई दृष्टि आती है वो तो करना ही करना है आपको, और घटना चक्र के और कई सारे जो मॉड्यूल्स आते हैं, उन मॉड्यूल्स को भी आप, अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल करिए। उससे पीवाईक्यू अगर आपको रिपीट हो गए तो आप एक एडवांटेज में हो जाएंगे, एक पोजीशन आपको एडवांटेजेस हो जाएगा उसमें। कोचिंग जरूरी है कि बिना कोचिंग नहीं, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है आपके अंदर, तो कोचिंग की बहुत जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा मेंटोर और गाइड के संपर्क में आप जरूर रहिए। जैसे कुछ सीनियर्स हैं, उनके साथ आप संपर्क में रहिए, जहां जहां आपको लग रहा है। देखिए, कोचिंग की जरूरत आपको तब लगती है, आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है, लेकिन यकीन मानिए कि आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा एकदम पॉजिटिव सेट में रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस की भी तरफ नहीं जाना है। आपको यह समझना है कि दिन के 8 घंटे आपको देने हैं, और दिन के 8 घंटे आपने जो दे दिए तो ऐसा डोपामाइन आपको खुद रिलीज होगा, किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सिलेक्शन हो यही उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।